तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है भाई लोगों ग्राफिक्स से। हमें दिखाया जाता है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्या क्या टूर्नामेंट में क्या क्या मैचेस होने वाले हैं आज के शो के ऊपर। लेकिन भाई उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज के शो पर एले नाइट और सेंटोस एस्कोबार और ट्रिफनी स्टैटन और जो मिया चेन का मैच है वो शोज के ऊपर नहीं होगा, रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर नहीं होगा। ये दो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के ये दो मैचेस सुपर शो के ऊपर होंगे, यानी कि टेलीविजन पर हमें नहीं दिखाए जाएंगे, शायद बाद में क्लिप्स के जरिए हमें दिखा दिए जाएंगे शोज़ के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भाई वहाँ पर तो अपलोड हो ही जाएंगे। तो वेल अगर देखा जाए तो एले नाइट जीतने वाले और ट्रिफनी स्टैटन ही जीतने वाली हैं, तो क्या फ़ायदा है मतलब अगर इनको स्क्रीन पे भी किया जाए तो। लेकिन भाई ट्रिफनी स्टैटन शायद क्वीन ऑफ द रिंग बन सकती हैं इस बार की, तो उनका मैच तो होना चाहिए भाई टेलीविज़न के ऊपर। लेकिन भाई टाइम कम है और राउंड 2 स्टार्ट होने वाला और ये दोनों राउंड 1 के मैच है, तो ठीक है भाई। तो भाई शो स्टार्ट होता है निक ऑल्डिस से और निक ऑल्डिस जो है पहले जनता की तारीफ करते हैं, सोल्ड आउट शो है तो उसकी तारीफ करते हैं और उसके बाद वो बुलाते हैं अनडिस्प्यूटेड द बोरिंग नाइटमेयर नेता रोड्स को। और भाई ऐसा थकेला इंट्रो देते हैं कि वो बोरिंग रोड्स जो नाम है भाई उसके ऊपर वो और शूट करता है, यानी कि भाई शायद ऐसा लगता है कि निक ऑल्डिस भी जो है वो भी बोर हो चुके हैं नेता रोड्स को चैंपियन देख के, क्योंकि भाई देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और जो डिसीजन आज उन्होंने लिया है तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नेता रोड्स के खिलाफ हो चुके हैं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ हुआ क्या। तो भाई कोडी नेता रोड्स रिंग के अंदर आते हैं अपनी एंट्रेंस करके और उसके बाद निक ऑल्डिस उन्हें कहते हैं कि देखो तुम एक बढ़िया चैंपियन हो और मैं जानता हूँ तुम एक फाइटिंग चैंपियन हो और फिलहाल सब लोग जो है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें अपनी टाइटल को डिफेंड करना होगा, तो इसलिए एक नंबर 1 कंटेंडर चाहिए होगा। तो मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन चैलेंजर ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, जो तुमसे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में लड़ेगा तुम्हारी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। तुम उससे मिलना चाहोगे? मुझे लगा ये टाइम सबसे बेटर है तुम्हें उससे मिलाने के लिए, तो ये है वो। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं WWE के मैट पर प्राइम ड्रिंक छापने वाले लोगन पॉल आ जाते हैं भाई। और भाई अब लोगन पॉल आए तो तुम समझ ही सकते हो उन्हें क्या रिएक्शन मिलता है। और भाई शायद पहली बार मुझे लोगन पॉल को देखकर काफी खुशी हुई होगी, क्योंकि वो सही जगह पर आया इस बार नेता रोड्स के सामने भाई। वेल नेता रोड्स भाई अपना भाषण झाड़ने लगते हैं, फिर वो लोगन पॉल का नाम लेते हैं, सो लोगन पॉल। तो लोगन पॉल कहते हैं कि एक बार और लो, तो फिर कोडी रोड्स यानी कि नेता रोड्स जो है फिर से अपना नाम लेते हैं लोगन पॉल का। तो लोगन पॉल मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। और तो लोगन पॉल कहते हैं कि हाँ, हमारे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के मेन इवेंट चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैच के बारे में, द कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल, जहां पर एक नया लोगन पॉल लिविक एरा स्टार्ट हो जाएगा। कोडी रोड्स कहने लगते हैं कि हाँ, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, पता है कैसा महसूस हो रहा है? तो लोगन पॉल इंटरप्ट करते हैं कि ना, तुम नहीं समझ सकते कैसा महसूस हो रहा है, समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तुम जो है रॉयल रंबल जीते, लेकिन उस रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा वायरल मूवमेंट कौन सा था? लोगन पॉल का, उसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई थी। तुम रेसलमेनिया जीते, उसमें सबसे ज्यादा बातें किस बारे में हो रही थी? आइसो स्पीड और प्राइम ड्रिंक के बारे में, उनके गठबंधन के बारे में, यानी कि मेरे बारे में, मेरी सोच के बारे में, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ। और वहाँ देखो, वहाँ पर किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, वो वहाँ पर अरीना में भाई ऑडियंस में किसी का बर्थडे होता है, उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम काफी खुश नसीब हो कि तुम्हें एक सुपरस्टार रिंग के अंदर नजर आया है और उसने तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया है। और मेरे साथ यहाँ पर कोडी रोड्स भी नाम का एक सुपरस्टार भी है। और मैं तुम्हें एक फैक्ट और बताता हूँ, तुम और मैं एक ही रेसलमेनिया में डेब्यू किए थे। और इसके बाद भाई जो पूरा अरीना है वो लोगन पॉल की प्राइम ड्रिंक को गाली देने लगता है भाई। और फिर लोगन पॉल कहते हैं, लोगन पॉल जो है प्राइम ड्रिंक की पॉजिटिव चीजों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि प्राइम ड्रिंक बहुत अच्छा है, समझे? तुम सब चुप करो। हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ, हम दोनों एक साथ रेसलमेनिया में आए थे, एक साथ डेब्यू हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन लेकर आता है? सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन पॉपुलर है? लोगन पॉल। मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं WWE का फ्यूचर हूँ, WWE का फेस हूँ, सबसे बेहतरीन चीजें मेरे पास है। और अब मैं जो करने वाला हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और मैं वो साबित करूँगा। मैं तुम्हें एक लकी पंच लगाऊंगा और उसके बाद मैं उसी प्राइम ड्रिंक के ऊपर तुम्हें पिन करूँगा और बनूंगा नया अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। वैसे लोगन पॉल ने ये भी कहा था कि लोगन पॉल WWE में इतना कुछ करते हैं और इतने सारे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, इतना कुछ करते हैं, और उन सभी का जो क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर नेता रोड्स आ जाता है भाई। वेल भाई इसके बाद नेता रोड्स कहते हैं कि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो तुमसे मिल चुके हैं और वो सब बस इसी उम्मीद में जीते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, और मैं तुम्हें कोई पॉडकास्टर, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाऊंगा। एक्चुअल में मैंने बहुत कुछ सोचा कि लोगन पॉल क्या है, तो तुमने जो है बॉक्सिंग रिंग के अंदर बहुत कुछ किया है और उसके अलावा यहाँ पर आने के बाद तुम अपनी चौथे ही मैच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन जब मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ और अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप
चाहिए और मैं वो जीतूं तो मैं एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकता। इसके बाद लोगन पॉल माइक उठाने लगते हैं, लेकिन तभी कोडी रोड्स उनका माइक पकड़ लेते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें रोक लेते हैं बोलने से लोगन पॉल को, और कहते हैं कि अभी मैंने फिनिश नहीं किया है। फिर नेता रोड्स ये कहते हैं कि अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने बात की, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं तो वो ये कि तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम यहाँ पर आते हो दूसरों का क्रेडिट लेते हो और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक टीम क्या होती है। ये जो सब कुछ होता है ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है, और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें हराकर, कि एक टीम क्या कर सकती है। और यहाँ पर फिर भाई कोडी रोड्स जो है अपने टाइटल को हवा में रेज करने लगते हैं, और वो देखकर भाई लोगन पॉल खुद भी वो जो टाइटल है हवा में रेज करते हैं अपना भी। वेल भाई ये जो सेगमेंट हुआ इससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हुआ भाई। लोगन पॉल भाई काफ़ी बढ़िया उसने किया चीज़ों को। नेता रोड्स की भाई पूरी बेइज्जती की और कहा कि जो प्राइम ड्रिंक है उसके ऊपर ही मैं तुम्हें छाप के मारूंगा, उसी के ऊपर मैं अपने ही प्राइम ड्रिंक के लोगों के ऊपर तुम्हें पिन करूंगा और जीतूंगा। और भाई लोगन पॉल भाई बहुत बड़ा हील है, वो सिर्फ कैरेक्टर में वाइज हील नहीं है, क्योंकि उसने भाई मैट के ऊपर वो प्राइम ड्रिंक छापा है, तो उस वजह से जो ट्रू रेसलिंग फैंस हैं उनको वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, और भाई लोगन पॉल के हेटर्स हैं तो हेटर्स तो उसे नापसंद करेंगे ही। और उसके बावजूद भाई लोगन पॉल एक हील है, लेकिन भाई उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया एक ऑडियंस में बैठे एक बंदे को, तो वो काफ़ी बढ़िया बात भाई, उन्होंने अपने कैरेक्टर में रहकर उसे विश किया। और लोगन पॉल ने ये भी कहा था कि कोडी रोड्स से कि तुम अपनी स्टोरी फिनिश कैसे करोगे अब, क्योंकि ये लोगन पॉल की स्टोरी है। अब जो है लोगन पॉल लिविक एरा स्टार्ट होने वाला है, तो भाई मैच तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बुल्ड कर दिया है यहीं से भाई, एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, और मेन इवेंट भी इसे यहीं से घोषित कर दिया जाता है, जिसे ऑफिशियल भी कर दिया गया है। लोगन पॉल वर्सेस नेता रोड्स का मैच भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस मैच को देखने में, और नेता रोड्स की और ज़्यादा बेइज्जती करेंगे लोगन पॉल, वो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई इसके अलावा यहाँ पर कोडी रोड्स ने टीम की बात की भाई, टीम की, उन्होंने कहा कि ये सब एक टीम की वजह से होता है, और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में तुम्हें पता चलेगा टीम की ताकत क्या होती है। तो क्या कोडी रोड्स अपनी खुद की एक टीम लाने वाले हैं और वो कुछ अलग तरीके की चीज़ें करने वाले हैं? इससे भाई ये चीज़ भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर सोचने जाओगे तो भाई ये चीज़ भी तो हो सकती है ना कि कोडी रोड्स ने, यानी कि नेता रोड्स ने अभी जो है टीम के बारे में बात क्यों की, क्या वो अपना कोई एक फैक्शन बनाने वाले हैं, जिसकी रिपोर्ट्स तो निकल कर आई थी कि शायद ऐसा हो सकता है अगर कोडी रोड्स जो है हील टर्न के लिए जाएंगे, लेकिन भाई लोगन पॉल के सामने वो हील टर्न कैसे लेंगे। लेकिन भाई उससे एक अलग चीज़ मैंने तुम्हें कहा था कि निक ऑल्डिस से जो है ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स से, यानी कि नेता रोड्स से थोड़े से पक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि देखो उन्होंने किसे चुना भाई, सबसे हील बंदे को जो स्मैकडाउन पर फिलहाल पर है, जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा हेट करते हो, सिर्फ कैरेक्टर वाइज नहीं ओवरऑल भाई उसकी हरकतें देखकर, उसकी चीज़ें देखकर वैसे भी उसे हेट करते हो, लोगन पॉल को उसने चुना। और भाई इस सीन को देखकर ऐसा मुझे भाई वो 2K24 का जो करियर मोड है ना उसकी याद आ गई। मिज उसमें भाई ऐसी हरकतें ही करते हैं चैंपियन के साथ, उसमें मिज जो है वो मैनेजर होते हैं स्मैकडाउन के, और वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, वो चैंपियन को हटाना चाहता है भाई, वो चैंपियन कि ये चैंपियन नहीं होना चाहिए मेरे शो के ऊपर। और निक ऑल्डिस को देखकर भाई आज कुछ अलग ही तेवर थे भाई निक ऑल्डिस के, जब वो कोडी रोड्स के सामने बात कर रहे थे, या फिर भाई मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, निक ऑल्डिस भाई बहुत काम रहते हैं तो टेंशन में होंगे, लेकिन भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन फिर वही सोचने वाली बात तो है ना कि भाई निक ऑल्डिस ने लोगन पॉल को ही क्यों चुना, जबकि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एक मैच में इंक्लूड हो चुका है, और उसी में एक चैंपियन यानी कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हो चुका है, जिससे भाई शो के ऊपर 2 मैचेस होते हैं, लेकिन अब सिर्फ एक ही मैच होगा, यानी कि 2 चैंपियनशिप दांव पर लगती, लेकिन अब सिर्फ एक ही लग रही है। हाँ भाई ये भी चीज़ है कि यहाँ पर सिर्फ ना WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दांव पर लगी है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप दांव पर नहीं लगी, वरना तो मुझे लगा था कि भाई दोनों को ही डाल देंगे और फिर एक नई WWE अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप निकल के आएगी भाई, यूनिफिकेशन करेंगे भाई इन दोनों का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि शायद नेता रोड्स की जो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप है सिर्फ वही दांव पर लग रही है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में। बाकी अगर स्टोरी आगे और ज़्यादा पर्सनल चली जाती है तो शायद हो सकता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी दांव पर लग जाए, हु नोज, देखेंगे भाई आगे क्या होगा। वेल इसके बाद शो के ऊपर जो है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, यानी कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में नायोमी वर्सेस नाया जैक्स का मैच होता है, जिसे अलिशिया टेलर जो है, जो कि स्मैकडाउन की नई अनाउंसर बन चुकी हैं अब, वो जो है इंट्रोड्यूस करवाती है इन दोनों को इस मैच को। शो के ऊपर फिर ये मैच होता है नायोमी वर्सेस नाया जैक्स, जिसमें भाई नायोमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, नायोमी काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन भाई कुछ WWE उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं रही है, क्योंकि इस मैच में भी उन्हें सिर्फ हार ही मिली। नायोमी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, लेकिन एंड में यहाँ पर
नाया जैक्स एक पावर बॉम्ब लगाती हैं, उसके बाद एक लेग ड्रॉप, उसके बाद टॉप रॉप से लगाती हैं अपना वो घटिया सा फिनिशर भाई, और पिन करके 1-2-3 इस मैच को जीत जाती हैं और टूर्नामेंट में आगे निकल जाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नाया जैक्स भी जो है क्वीन जैक्स बन सकती है आई थिंक, क्योंकि भाई मुझे 2 ही नाम याद आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। अगर इसमें देखूं मैं क्वीन ऑफ द रिंग के लिए तो आई थिंक कि भाई या तो नाया जैक्स जीतेंगी या फिर टिफनी स्ट्रैटन, यानी कि क्वीन स्ट्रैटन बनेगी या फिर क्वीन जैक्स बनेगी, क्योंकि और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। इसी मैच के दौरान एक QR कोड भी हमें देखने को मिलता है जिसे अगर स्कैन करोगे तो भाई उसमें WWE का इंट्रो चलता है, फिर वो ग्लिच खाने लगता है और उसके बाद वही भाई वर्ड्स निकल के आते हैं, और वर्ड्स निकल कर जो आते हैं तो वो होते हैं भाई, और शब्दों में होता है कि हमें गुफाओं में डाल दिया गया, महिमा का तहलका करने को कहा गया, उसने हमें हैरानी से देखा, हमें झूठ बोला और हम कभी चोजन वंश नहीं थे, और हमें सड़ने के लिए छोड़ दिया गया गुफाओं के अंदर, भुला देने को कहा सब कुछ, लेकिन उसने हमें आज़ाद करवाया। और अब हम समझ गए हैं कि हमें भविष्यवाणियों को फॉलो करना है, लाल अक्षरों को, और लाल यहाँ पर जो है लाल भी हो जाता है भाई, और तुम सब बहुत जल्दी समझ जाओगे। उसने हमारे बहाए हुए आंसुओं को शत्रुओं के लिए सींचा और घृणा का एक बगीचा सा बन गया। अब वहाँ पर कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है, सिर्फ मेरा परिवार है। तो भाई इस तरीके के वर्ड्स निकल कर आते हैं। और भाई अंकल हाउडी की स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताया है, काफ़ी कुछ बातें की, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। वेल इसके बाद शो के ऊपर बैरन कॉर्बिन को बैक स्टेज में दिखाया जाता है, और काफ़ी सालों के बाद भाई बैरन कॉर्बिन को मेन रोस्टर में देखकर मुझे काफ़ी खुश हुई। पीछे से ब्रायन सेक्सटन आते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद आप यहाँ पर स्मैकडाउन पर वापस आए हो तो कैसा लग रहा है। तो बैरन कॉर्बिन बताने लगते हैं कि मैं जब यहाँ से गया था तो मैं काफ़ी अलग था, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ तो मैं कुछ अलग बंदा हूँ, और ऐसी बातें कह रहे होते तभी वहाँ पर कार्मेलो हेव्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पिछली बार मैंने किसी से कुछ कहा था, अब वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने शॉट्स का तो कभी मिस नहीं करता हूँ। और बैरन कॉर्बिन भी यही कहते हैं कि हाँ तो अपने शॉट्स को अच्छे से चलना रिंग के अंदर। इसके बाद बैरन कॉर्बिन भाई अपनी एंट्रेंस करते हैं, तो भाई एंट्रेंस तो बड़ी अच्छी है भाई, लेकिन मुझे वो पुराने वाली एंट्रेंस ज़्यादा बेटर लगती है भाई, जो वुल्फ वगैरह जो बैरन कॉर्बिन का वुल्फ वाला करेक्टर है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन बैरन कॉर्बिन जो है फिलहाल फेस में है और सभी लोगों से हाथ वगैरह मिलाते हुए रिंग के अंदर आते हैं, तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और लोग जो है बैरन कॉर्बिन के नारे भी लगा रहे थे, तो वो भी भाई काफ़ी बढ़िया था। वेल शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है कार्मेलो हेव्स वर्सेस बैरन कॉर्बिन, और भाई कार्मेलो हेव्स की परफॉर्मेंस और उसकी हरकतें को देख कर ना भाई मुझे बैरन कॉर्बिन के ओल्ड वर्जन की याद आ जाती है, क्योंकि भाई कार्मेलो हेव्स आजकल वैसे ही चीज़ें करते हैं। वेल मैच काफ़ी बढ़िया होता है भाई बैरन कॉर्बिन और कार्मेलो हेव्स के हिसाब से। एंड में जब यहाँ पर एंड ऑफ डेज के लिए जाते हैं बैरन कॉर्बिन, तो भाई एंड ऑफ डेज को तोड़ने का तरीका सभी को पता है, और हाई फ्लायर्स तो आराम से ब्रेक कर देते, तो सेम वैसे ही यहाँ पर कार्मेलो हेव्स जो है रिवर्सल काउंटर अटैक करके रिवर्सल करते हैं और रिवर्सल पिन हो जाता है। यहाँ पर रोल अप के जरिए कार्मेलो हेव्स जो है पिन कर लेते हैं। यहाँ पर बैरन कॉर्बिन को 1-2-3 होता है और बैरन कॉर्बिन यहाँ पर हार जाते हैं भाई। जब ये बंदा यहाँ से गया था तो हार रहा था, अब जब वापस आया तो भी हार रहा है, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। आई होप कि बैरन कॉर्बिन के लिए आगे जाकर चीज़ें सही हों। वेल इसके बाद बेली का इंटरव्यू लिया जाता है। केला जो है बेली से पूछते हैं कि सब जो है किंग ऑफ द रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर चैंपियन हो, तो आपको क्या लगता है किंग ऑफ द रिंग क्वीन ऑफ द रिंग में कौन आगे जाने वाला है। तो बेली सिर्फ यही कहती है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जेड गार्गिल को देखूंगी कि वो कहाँ तक जाने वाली है। लेकिन तभी पीछे से चेल्सी ग्रीन पाइपर नेविन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चेल्सी ग्रीन कहती है कि देखो जेड गार्गिल कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि पाइपर नेविन उसे अभी के अभी धराशायी करने वाली है। और देखो तुम, इसके बाद पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन यहाँ से चले जाते हैं और शो के ऊपर फिर मैच होता है जेड गार्गिल वर्सेस पाइपर नेविन। चेल्सी ग्रीन ऑब्वियसली भाई रिंग साइड पर खड़ी हुई है, लेकिन मैच में आज शायद वो इंटरप्ट नहीं करती हैं चीज़ें। और भाई एंड में यहाँ जब पाइपर नेविन एंड में यहाँ पर टॉप रोप से मूव शॉट लगाने के लिए जाती हैं, तो जेड गार्गिल उठती हैं, उन्हें नीचे डालती हैं, उसके बाद लगाती हैं एक ब्रोक किक। भाई हाँ भाई बिग बूट के टाइप लगाती हैं, लेकिन वो ब्रोक किक ही लगाती है एक तरीके से। उसके बाद उठाती हैं उन्हें, उसके बाद पाइपर नेविन को उठाती हैं और लगाती हैं आई ऑफ स्टॉर्म, उनका फिनिशर। पिन होता है 1-2-3 और इस मैच को जेड गार्गिल जीत कर जो है टूर्नामेंट में आगे चली जाती हैं। और जब वो रिंग से बाहर जा रही होती हैं तभी बियांका ब्लेयर आ जाती हैं, क्योंकि अब बियांका ब्लेयर का टूर्नामेंट वाला मैच है। तो बियांका ब्लेयर का मैच होता है अगेंस्ट कैंडिस लरे, एक और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए एक और मैच, जिसमें भाई इंडी हार्टवेल रिंग साइड पर होती हैं। तो वो मैच में काफ़ी इंटरप्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है।
ये मैच जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा ही होता है एक तरीके से, और ये मैच भाई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा सा ही होता है, जिसमें एंड में जब एक स्प्रिंग बोर्ड मूव के लिए जाती हैं कैंडिस लरे, तो बियंका बलेर उन्हें वहीं रोप के ऊपर पकड़ लेती हैं और फिर वहीं से लगा देती हैं एक KOD, और उसके बाद पिन होता है 1 2 3 और प्रियंका बलेर इस मैच को जीत जाती हैं और वो आगे जा रही हैं टूर्नामेंट। इसके बाद शो के ऊपर जो है बैकलैश में क्या हुआ था ब्लड लाइन में, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं और फिर बैक स्टेज में बैठे हुए होते हैं भाई नई ब्लड लाइन, और तभी वहाँ पर पॉल हेमन आते हैं और वो सोलो को कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में थोड़ी बहुत बात करनी है। तो सोलो तामा और तोंगा को कहते हैं कि जाओ तुम थोड़ा। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि देखो मैं जो है ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स लेता हूँ, मैं रोमन रेंस का वाइस मैन, और तुम जो यहाँ पर चीज़ें कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर फिर लोग सोलो सिकवा कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम डिसीजंस ले रहे हो, तुमने क्या डिसीजन लिया, तुमने रोमन रेंस को ड्राफ्ट से निकलवा दिया, जिस वजह से हम जो है राउंड 3 में जाकर ड्राफ्ट हुए, जबकि हम नंबर 1 पिक होने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो हुआ। और तुमने तो रोमन रेंस से बात भी नहीं किया रेसलमेनिया के बाद, क्या तुमने की है? तुमने नहीं की है ना, लेकिन मैंने की है। तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ रिवील करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस से बात की और उसने कहा कि जब तक वो नहीं आता मैं इंचार्ज हूँ ब्लड लाइन का और मैं सब कुछ संभालूंगा, और तुम वाइस मैन हो ब्लड लाइन के, मैं समझता हूँ, और अब तुम मेरे वाइस मैन हो जब तक रोमन रेंस नहीं आता। इसके बाद वो जो है उससे गले मिलते हैं और आई लव यू कहते हैं। भाई जब WWE में ऐसे गले मिलकर आई लव यू कहा जाए तो समझ जाओ कुछ कांड होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है पॉल हेमन को सिर्फ उल्लू बनाया गया है, क्योंकि भाई उसे पता है सोलो सिकोवा को कि इसकी बात तो रोमन से होती नहीं और अब ये करेगा नहीं, तो मैं इसको जो बोलूँगा ये मान लेगा। तो इसलिए भाई पॉल हेमन को अपनी साइड रखने के लिए, क्योंकि वो जानता है सोलो के पास तो दिमाग है नहीं, तो उसे दिमाग चाहिए, तो पॉल हेमन जैसा दिमाग उसको चाहिए, तो इसलिए वो पॉल हेमन को मना रहा है। और इसलिए शायद उसने यहाँ पर झूठ बोला है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर सच भी बात है तो फिर क्या ही दिक्कत है, क्योंकि रोमन रेंस फिर और ज़्यादा बड़े हील बन कर आएंगे लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं तो वो फेस ही बन कर आएंगे। लेकिन भाई आज सोलो सिकोवा ने अगर सच में बेवकूफ़ बनाया है पॉल हेमन को, तो इतना दिमाग उसे दे कौन रहा है, क्योंकि भाई हम बैकलैश में हम देख चुके हैं भाई सोलो सिकोवा के पास रत्ती भर दिमाग नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग होता तो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर जाकर समोन स्पाइक मारने का तो ट्राई नहीं करता। अगर दिमाग होता तो वहाँ पर वो या तो यूरेन नागी लगाता, समोन ड्रॉप लगाता, लेकिन अब समोन स्पाइक अनाउंसर्स टेबल के ऊपर कौन लगाता है? पहले तो मुझे ये बताओ कि समोन स्पाइक लगाएगा वो रैंडी ऑर्टन नीचे पड़ेगा और टेबल टूट जाएगा। हाँ तुम कह सकते हो कि स्क्रिप्ट में तो यही था कि भाई सोलो सिकोवा समोन स्पाइक लगाएगा और रैंडी ऑर्टन हार क्यों लगा देगा, जो कि वहाँ पर हुआ। लेकिन यहाँ पर सोलो के पास दिमाग की कमी है, वो तो दिखाई दिया ना WWE ने। तो भाई इसलिए शायद सोलो जो है जिसकी बात मान रहा है उसकी बातें सही हैं या गलत, वो जानने के लिए शायद वो पॉल हेमन का साथ चाहता है, मे बी। तो देखेंगे भाई आगे क्या होता है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ इन सब के बारे में। वेल इसके बाद शो के ऊपर जो है एंजेलो डॉकिंस एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट टोंगा, जो कि एक किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का ये एक मैच है। और तामा तोंगा की भाई एंट्री भाई ऐसा लगा जैसे कि भाई केन आ गया हो, यानी कि भाई तामा तोंगा की एंट्री भाई देखकर ऐसा लगा जैसे कि केन की एंट्री हो रही है भाई। तो भाई ये न्यू ब्लड लाइन के न्यू जेस्चर्स और क्या। तो इसके बाद भाई शो के ऊपर ये टूर्नामेंट का मैच होता है एंजेलो डॉकिंस वर्सेस थामा टोंगा, जिसे भाई सोलो सिकोवा रिंग साइड के ऊपर बैठकर देख रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि भाई रिंग के अंदर टोंगा की वाट लग रही होती है। एंजेलो डॉकिंस उसे बुरी तरीके से उछल उछल के मार रहे होते हैं भाई, जिस वजह से सोलो सिकोवा जो है मैच में इंटरप्ट कर ही देते हैं और फालतू में एक मुक्का खाते हैं एंजेलो डॉकिंस से। उसके बाद मोंटेज फोर्ड जो है कूद जाते हैं सोलो सिकोवा और टोंगा लोआ के ऊपर, जिसका फायदा उठाकर रिंग के अंदर एंजेलो डॉकिंस जो है तामा तोंगा को रिंग के बीचों बीच एक स्पाइन बस्टर लगाते हैं। पिन होता है 1-2, लेकिन होता है किक आउट। और फिर रिंग के बाहर मोंटेज फोर्ड की लगती है वाट, क्योंकि टोंगा लोआ और सोलो सिकोवा मिलकर उसे बजाने लगते हैं और समोन स्पाइक लगा देते हैं रिंग के साइड के ऊपर मोंटेज फोर्ड को सोलो सिकोवा और टोंगा लोआ मिलकर, जिस वजह से एंजेलो डॉकिंस का जो ध्यान है वो मैच से हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर तामा तोंगा लगाते हैं अपना फेस बस्टर फिनिशर। पिन होता है 1-2-3 और तामा तोंगा इस मैच को जीतकर चले जाते हैं अगले राउंड में किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में। उसके बाद सोलो सिकोवा और ब्लड लाइन जो है रिंग के अंदर आती है, उंगली ऊपर उठाते हैं और उसके पीछे जो है पॉल हेमन भी आकर उंगली ऊपर उठा लेते हैं। आज सोलो सिकोवा ने नहीं कहा, लेकिन सोलो सिकोवा पीछे देखते हैं और पॉल हेमन को देखते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ देखो मैंने उंगली उठा रखी है पहले ही ऊपर से, क्योंकि भाई पॉल हेमन को उसने मना लिया ना, इसीलिए। तो पॉल हेमन फिलहाल जो है सोलो सिकोवा की साइड पर लगता है यहाँ पर,
क्योंकि पॉल हेमन फिलहाल खुश नजर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि शायद ये सब रोमन रेंस के आदेश पर हो रहा है। लेकिन सोलो सिकोआ जो है एंजेलो डॉकिंस को उठाते हैं और फिर एक और बार समॉन स्पाइक लगाते हैं एंजेलो डॉकिंस को, जिसे देखकर फिर पॉल हेमन थोड़े डर जाते हैं। इसके बाद जो ब्लड लाइन है वो चली जाती है बैक स्टेज में। वेल शो के ऊपर जो है एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू भी लिया था केला ब्रैक्सटन ने और उनसे पूछा था कि आज आपका मैच होने वाला है और कोडी रोड्स भी जो है नया चैलेंजर मिल गया उसे, तो उसके बारे में क्या कुछ है। तो एजे स्टाइल्स कहते हैं कि देखो कोडी रोड्स जो है कुछ भी कर ले, लेकिन मैं जो है उसकी चैंपियनशिप के लिए आऊँगा और उससे लड़ूंगा और फिलहाल मैं किंग ऑफ द रिंग बन जाऊँ, उसके बाद मैं उस चैंपियनशिप के लिए ज़रूर आऊँगा और उसे दिखाऊंगा कि असली चैंपियन कौन होता है और इस बार मैं उससे चैंपियनशिप ज़रूर ले लूँगा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन का भी इंटरव्यू लेते हैं ब्रायन ब्रैक्सटन और वहाँ पर रैंडी ऑर्टन ये कहते हैं कि आज का मैच जो है काफ़ी बढ़िया फिनोमिनल होने वाला है, क्योंकि एजे स्टाइल्स ऑब्वियसली एक फिनोमिनल है और लेकिन उसे आज मैं एक फिनोमिनल आरकेओ भी लगाने वाला हूँ, वो भी काफ़ी फिनोमिनल होगी। उसके बाद रैंडी ऑर्टन जाने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आता है और वापस आते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है तोमा तोंगा, तुमने मेरे भाई मेरे दोस्त केविन ओवेंस के ऊपर हाथ उठाया बुरी तरीके से और मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इस बार कोई आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ नहीं आएगी टोंगा और लोआ के लिए, सिर्फ और सिर्फ रैंडी ऑर्टन आएगा और वो तुम्हारी यहाँ पर गाली देकर कहते हैं रैंडी ऑर्टन बैंड बजाएगा तुम्हारी और कुछ नहीं। और रैंडी ऑर्टन जिस वे में यहाँ पर चीज़ें कहते हैं और जिस कैरेक्टर में आकर कहते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे पुराना लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन वापस आ गया भाई। तो फिर रैंडी ऑर्टन जब गुस्से में होते हैं तो वो अलग ही लगते हैं और भाई यही कैरेक्टर तो चाहिए रैंडी ऑर्टन का वापस, जल्दी आओ भाई। इसके बाद शो के ऊपर जो है फिनोमिनल एजे स्टाइल्स अपनी एंट्रेंस करते हैं, लेकिन एंट्रेंस छोड़ो भाई, नीचे देखो क्या लिखा है, और लॉस्ट टू कोडी रोड्स एट बैकलैश फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। भाई नीचे लिखा जाता है कि इस बंदे ने क्या क्या किया है, क्या क्या झंडे गाड़े हैं, लेकिन ये क्या लिख रहे हैं कि ये पिछले हफ्ते हार गया बैकलैश में कोडी रोड्स से, यानी कि नेता रोड से चैंपियनशिप के लिए। मतलब भाई ये कोई लिखने की बात है भाई, ये कौन सा गधा बैठा है पीछे जो ऐसी बकवास लिखता है। अब देखो भाई जब रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस करते तो लिखा है ग्रैंड स्लैम चैंपियन, नहीं भाई इसके ऊपर भी लिख देते कि पिछली बार ब्लड लाइन ने इनकी बैंड बजा दी थी, लिख देते भाई। वेल इसके बाद रैंडी ऑर्टन जो है आते आते जब वो एंट्रेंस करते हैं तो वो एक ऑटोग्राफ भी देते हैं भाई एक बच्चे को, और निगाहें लेकिन उनकी एजे स्टाइल्स के ऊपर होती हैं क्योंकि फिनोमिनल आरकेओ जो लगानी है। तो भाई रैंडी ऑर्टन का जो फिलहाल कैरेक्टर चल रहा है वो बड़ा ही अजीब है, क्योंकि वैसे देखकर खुशी भी होती है कि रैंडी ऑर्टन काफ़ी बदल चुके हैं, लेकिन असली रैंडी ऑर्टन तो असली रैंडी ऑर्टन ही है भाई, वो कब वापस आएगा, जल्दी आना चाहिए भाई वो वापस। वेल इसके बाद शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच होता है, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया मैच होता है भाई। मैंने कहा था ना कि बहुत बढ़िया मैच होने वाला है और नॉस्टैल्जिया भी होने वाला है इसमें, मेरे लिए तुम्हारे लिए नहीं। तो भाई इस मैच में एक बार जब ये रिंग साइड पर होते हैं तो एजे स्टाइल्स जो है कूद कर फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की कोशिश करते हैं अनाउंसर्स टेबल से, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे पकड़ते हैं और एप्रन के ऊपर एक बार स्लैम लगाते हैं। उसके बाद अनाउंसर्स टेबल के ऊपर भी अपना आइकॉनिक स्लैम लगाते हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगाते हैं, और फिर यहाँ पर सबका शुक्रिया अदा भी कहते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा लगा। लेकिन भाई इस मैच में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है कि भाई रैंडी ऑर्टन को एक टाइम पर जो एक गलत लैंडिंग की वजह से वो लड़खड़ाने लगते हैं और पूरे मैच में फिर रैंडी ऑर्टन की जो नी है यानी कि जो घुटने हैं उन्हीं के ऊपर जो है एजे स्टाइल्स बुरी तरीके से वार करते हैं भाई। और भाई ये जो वार हुए ना, और फिर रिंग साइड के ऊपर जो वार किया एजे स्टाइल्स ने, ये भाई सेम वही चीज़ें थी जो पिछली बार जब इनका मैच हुआ था, जो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल है। वहाँ पर सेम यही चीज़ें हुई थी भाई, इसी तरीके से रैंडी ऑर्टन की नी को इंजर्ड किया था एजे स्टाइल्स ने, और उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन जो है लंगड़ाते हुए आए थे रिंग में, हालांकि वो नाटक कर रहे थे। तो भाई मेरे लिए तो भाई वो सारी मेमोरीज याद आने लगी मुझे इस मैच को देखकर, जो मैंने वो लाइव देखा था भाई, ये भी लाइव देखा वैसे। लेकिन इसके बाद जो है एजे स्टाइल्स जब ऐसे कर ही रहे होते हैं तो एक बार जो है रैंडी ऑर्टन से लात मारकर रिंग से बाहर फेंक देते हैं भाई। तो ये काफ़ी भाई अजीब सा फनी मोमेंट था भाई। इसके बाद थोड़ा रिवर्सल गेम चलता है, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन विंटेज ऑर्टन डीडीटी के लिए जाते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स यहाँ पर जो है रोब्स के ऊपर जो है फिर से घुटने के ऊपर वार करते हैं रैंडी ऑर्टन की। और जब एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन जो है रोब्स को हिला देते हैं और फिर एजे स्टाइल्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एजे स्टाइल्स यहाँ पर बाद में क्राफ्ट कशर में डाल देते हैं रैंडी ऑर्टन को अपने सबमिशन मूव में एजे स्टाइल्स, और काफ़ी देर तक डाल कर रखते हैं। और रैंडी ऑर्टन भाई कई बार इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन एंड में यहाँ पर रैंडी ऑर्टन फाइनली ब्रेक कर ही देते हैं इस सबमिशन मूव को। उसके बाद रैंडी ऑर्टन अपना जलवा दिखाने लगते हैं, स्कूप स्लैम लगाते हैं। उसके बाद
एक विंटेज ऑर्टन DDT लगाते हैं और उसके बाद जब वो जाते हैं एक RKO के लिए कॉल इन करते हैं तो AJ स्टाइल्स यहाँ पर जो है RKO को रिवर्सल कर देते हैं। उसके बाद AJ स्टाइल्स यहाँ पर फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं और फिनोमिनल फोरआर्म को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर पिन होता है 1-2, लेकिन रैंडी ऑर्टन अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं और रोप्स को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो रोप्स के करीब थे। तो यहाँ पर रोप ब्रेक की वजह से रैंडी ऑर्टन मैच में बच जाते हैं और मैच जो है ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद AJ स्टाइल्स जो है स्टाइल्स क्लैश में उठाते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन अचानक से उठते हैं और आउट ऑफ नोवेयर लगता है एक RKO, पिन होता है 1-2-3 और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाते हैं और वो जो है टूर्नामेंट में आगे जा रहे हैं। तो भाई क्या कमाल का मैच था भाई ये। नेता रोड्स वर्सेस AJ स्टाइल्स का जो बैकलैश में मैच हुआ था वो तो सिर्फ ऑडियंस की वजह से बढ़िया था, लेकिन ये मैच भाई ये देखने में बढ़िया था भाई। इसे कहते हैं भाई रेसलिंग मैच। वेल शो जो है रैंडी ऑर्टन की जीत के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन शो के ऊपर हमें काफ़ी सारे हाइप क्लिप्स दिखाए गए थे अंतरादे के और जो NXT से सुपरस्टार आए हैं उनके, और उसके बाद जो है शिंसुके नाकामुरा के भी हाइप क्लिप हमें दिखाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टाइल स्मैकडाउन के ऊपर आ चुका है और वो जो है सब कुछ बदलने वाला है स्मैकडाउन के ऊपर और हर बार जो है सेम चीज़ें नहीं होंगी। और अगले हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा भाई कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल का और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के मैचेस और चलेंगे। रैंडी ऑर्टन लड़ेंगे कार्मेलो हेव से और ऑब्वियसली भाई एलिनेट जीत कर आ जाएंगे तो वो तामा तोंगा से लड़ेंगे। जेड गारागिल वर्सेस नाया जैक्स का मैच होगा और बियंका ब्लेयर भाई ऑब्वियसली ट्रिफनी जीत कर आएंगी तो ट्रिफनी स्टैटन के साथ मैच होगा, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया कि वो सारे जो मैचेस हैं वो सुपर शो के ऊपर होने वाले हैं, यानी कि वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यही था भाई पूरा स्मैकडाउन और उसके ऊपर मेरे ओपिनियंस, मेरी राय। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।